हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो हमारा लेक्चर 3 होगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर या प्रपोजल के बारे में। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, किसका कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, और आज से हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ऑफर है क्या। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमारे नए बैच जो सारथी बैच है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सारथी बैच में आपको LLB और BA LLB से रिलेटेड जितने लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको? टारगेट गुरुकुल ऐप पे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, इन क्लासेस में सारथी बैच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो क्लासेस, थियरी मॉडल पेपर्स और थियरी को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है उसमें डाउट भी आप रेज कर सकते हो और किसी भी क्वेरीज का आप आंसर ले सकते हो हमारे द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग ने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जरूरी है कि क्या होना चाहिए भाई? एक हो जाना चाहिए प्रपोजल, और प्रपोजल का फिर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, और फिर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन के साथ मिलकर के आएगा और ये बनेगा क्या? एग्रीमेंट। और फिर ये अगर एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इतनी सारी चीजें आप लास्ट क्लासेस में कवर कर लिए थे, और अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितनी पार्टीज होनी चाहिए? तो 2 पार्टीज, एक होता है प्रॉमिसर और एक होता है प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर को हम लोग एक और टर्म में जानते हैं, ऑफरर, और प्रॉमिसी को हम लोग एक और टर्म में जानते हैं, वो क्या है? ऑफरी। ठीक है, प्रॉमिसर कौन? जो ऑफर देता है, जो प्रपोज करता है, प्रपोजल रखता है, और प्रपोजी कौन? जो इसके ऑफर को या तो चाहे एक्सेप्ट करे या तो चाहे रिजेक्ट करे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो किस पे रहता है? प्रॉमिसी पे रहता है। ठीक है, तो ये आप पार्टीज के बारे में जान लिए। अब आज हम बात करेंगे इसी प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल, एक सेकेंड, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड ऑफर होना चाहिए। और प्रपोजल, द टर्म ऑफर हैज बीन यूज्ड इन इंग्लिश कॉमन लॉ। जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो ऑफर टर्म है वो कहाँ यूज होता है? इंग्लिश लॉ में, और जो प्रपोजल टर्म है वो इंडियन लॉ में यूज होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ भी दी गई हैं। और ये जो प्रपोजल है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में जो है वो डिफाइन है। कहाँ पे है? प्रपोजल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइन है। अब यहाँ इसका डेफिनेशन समझिए, क्या कह रहा है प्रपोजल का डेफिनेशन? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such an act or absence he said to be make a proposal। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन
किसी की असेंट चाहता है। कैसी असेंट, किस पे असेंट? या तो कोई काम करने के लिए उसकी विलिंगनेस चाहता है, या तो किसी काम को करने से उसको मना करने के लिए उसकी असेंट चाहता है। तो वो क्या कर रहा है? वो क्या है? वो पर्सन है प्रोमिसर। प्रोमिसर या प्रपोजल दे रहा है। वो क्या दे रहा है? प्रपोजल। और जो व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा, दोज हु एक्सेप्ट इट, उसको क्या बोला जाएगा? प्रोमिसी। प्रोमिसी, ठीक है, या ऑफरी। यहां तक आप कोई डाउट आई होप नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, वही बात सेम है, जो पर्सन प्रपोजल देता है, जो पर्सन प्रपोजल देता है उसको प्रोमिसी कहते हैं, ठीक है। आगे, या ऑफरर, इंग्लिश कॉमन लॉ में इसको ऑफरर कहते हैं। और जिस व्यक्ति को क्या दिया जाता है? प्रपोजल रखा जाता है जिसके सामने एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रोमिसी। क्या बोलते हैं? प्रोमिसी या ऑफरी, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देख लेंगे कि प्रपोजल के भाई कुछ इसेंशियल्स होते हैं। वैलिड प्रपोजल के लिए क्या होता है? कुछ इसेंशियल्स होते हैं। वो इसेंशियल्स क्या हैं देखते हैं। कंडीशंस क्या है? पहला तो देयर मस्ट बी टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होनी चाहिए इसमें। कौन कौन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? एक होता है प्रोमिसर, प्रोमिसर, और दूसरा होता है प्रोमिसी। प्रोमिसी, ठीक है। इसको इंग्लिश कॉमन लॉ में अगर देख लें तो ऑफरर और ऑफरी, ऑफरी, ठीक। तो दो पार्टी होनी चाहिए। आपने हमने देख लिया कौन कौन? प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये देखिए कि अगर आप किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको पता नहीं रहेगा, कम्युनिकेट ही उसको उस तक बात अगर पहुंचेगी ही नहीं तो वो कैसे जानेगा कि उसको क्या प्रपोजल दिया गया है। सब लेट सपोज यहाँ ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए क्या कहता है? बी की कार खरीदना चाहता है, ठीक। तो अगर कम्युनिकेशन इनका प्रॉपर वे में नहीं होगा, ए अपनी बात बी तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा, तो क्या ये बातें बी तक पहुंचेंगी? और अगर ये बी तक सारी बातें नहीं पहुंचेंगी तो क्या बी इस पे एक्सेप्टेंस अपनी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है? इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ प्रोमिसी। तो इसका एम क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन, क्या लेने के लिए? असेंट, प्रोमिसी की एक्सेप्टेंस लेने के लिए जो है वो प्रपोजल होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे दे दिया। ये नेक्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इस पे मैंने लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है क्या, और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी डेफिनिट और सर्टन। तो जो भी आप प्रपोजल रख रहे हो वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मैं तुमको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ और तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ी है, तुम्हारे पास वैगनार है, बोलेरो है और मारुति सुजुकी है, बहुत सारी गाड़ी है, लेकिन उसमें से तुम गाड़ी अपना बेचना कौन चाहते हो, उसका नाम तो आप रखोगे ना सामने। तो यही चीज कह रहा है कि सर्टिनिटी होनी चाहिए। अगर कोई चीज सर्टन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड जो इसेंशियल थिंग्स है वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और अब्सटेन फ्रॉम असेंट। अब जो भी हम लोग ने एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा इसेंशियल कंडीशन ऑफ प्रपोजल, उसी को हम लोग थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में करके पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि क्या है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और ऑब्टेन द अदर एसेंट। दूसरे की एसेंट लेने के लिए क्या क्या
आप करते हैं। अब देखिए यहाँ सेक्शन 2A, अकॉर्डिंग टू एज पर सेक्शन 2A एन ऑफर और प्रपोजल, बात एक ही है, ऑफर और प्रपोजल हैज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो पहला तो ऑफर एंड प्रपोजल में क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला है वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वही चीज जो मैंने पिछले डेफिनेशन में आपको बता चुकी है, जो सेक्शन 2 में प्रपोजल का डेफिनेशन दिया था कि कोई भी पर्सन क्या ये सिग्निफाई करता है किसी दूसरे व्यक्ति की क्या विलिंगनेस को, चाहे तो वो उससे कोई काम करवा सके या कोई काम नहीं करने के लिए उसकी सहमति ले सके, ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट, यही चीज है, असेंट की बात कर रहा है, उसकी असेंट लेने के लिए, किसी काम को करने या किसी को काम को ना करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रपोजल, ठीक है। अ पर्सन मे सिग्निफाइज ही विलिंगनेस टू सेल सर्टेन गुड्स फॉर अ सर्टेन प्राइस, यही सारी चीजें हैं, इसको एलोबरेट किया हुआ है, एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा। बात यहीं पे है कि क्या है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग टू ऑब्टेन अदर्स एसेंट, ठीक है, दूसरे की सहमति पाने के लिए ही कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है, वो क्या है प्रपोजल, जो सेक्शन 2A में जो है वो डिफाइन किया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल है इसका वो है इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए, जिसको मैंने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में भी बताया था लास्ट लेक्चर्स में। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो इसका मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फुलफिल नहीं होता है, वो आपकी बात को नहीं मानता है, या आप जो जिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट किए हो उस चीजों को वो फुलफिल नहीं करता है, उसको वायलेट करता है, तो आप उसके लिए सूट भी ला सकते हो, केस भी उस पे कर सकते हो। तो इसीलिए इंटेंशन बड़ा जरूरी होता है। Reported decision in India requiring that an offer or its acceptance should be made with intention of creating of legal relationship। वही आप जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो आपका वहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लेट सपोज जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था, लास्ट लेक्चर में ये डील किया था कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ से वादा करता है कि तुम अगर ये काम करके दोगी मुझे 1 घंटे 2 घंटे में तो मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग दूंगा, तो फिर वो वाइफ जो है वो उसके काम को जो है वो कर देती है, फुलफिल कर देती है, उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन था, लेकिन फिर वो हस्बैंड क्या करता है, वो उसको डायमंड रिंग लाके नहीं देता है। तो क्या यहाँ पे जो वाइफ है क्या वो केस कर सकती है अपने हस्बैंड पे? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वहां पे कोई इंटेंशन टू क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप उन लोग में नहीं था। दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। अब यहाँ देखिए ऑफर कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब होता है कि बोल करके, लिख करके, इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट के द्वारा। जैसे कि कोई बोले कि 10 रुपए किलो आलू लोगे तो आप बोलते हो मतलब सर हिला देते हो या फिर कुछ इशारा कर देते हो ऐसा, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। तो ये सेक्शन 9 में गिवन है, प्रोवाइड्स दैट अ वैलिड प्रपोजल मे बी मेड बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या है, एक्सप्रेस ऑफर या तो रिटन होगा या तो क्या होगा, स्पोकन होगा। लेकिन अगर वही हम इम्प्लाइड ऑफर की बात करें तो ये कैसा होगा, कंडक्ट पे आप सर हिला सकते हो, आप हाथ हिला सकते हो, आप इशारे कर सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे आप क्या करते हो, इम्प्लाइड ऑफर को एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अब यहाँ देखो, जैसे आपको कोई आप बस पे चढ़ते हो, ठीक है, बस बोल रहा है कि यहाँ जाएंगे, बनारस जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो आप क्या करते हो, चढ़ जाते हो उस पे, ठीक। तो क्या किए आप, कंडक्ट किए, आप चढ़े हैं बस पे, तो वो क्या था, आपका कंडक्ट था ना। इम्प्लाइड ऑफर आपने क्या दिया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, उसको क्या दे दिया कि हाँ मैं चलूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक।
अब यहाँ नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ ऑफर। तो ऑफर जो होना चाहिए वो सर्टन होना चाहिए। जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर चीजें क्लियर नहीं हैं तो आप क्या उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, ये सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। एग्रीज टू सेल बी माई वाइट horse of rupees 500 और 1000, there is a nothing to show। अब यहाँ देखिए ए जो है वो एग्री होता है बी को, या ए जो है वो कहता है बी को कि मैं तुमको अपना हॉर्स या तो 500 में या तो 1000 में बेच दूंगा। तो क्या ये जो ऑफर है ये सर्टेन है? नहीं है सर्टेन। क्यों? वो कह रहा है या तो 500 या तो 1000। तो जब सर्टेनिटी ही नहीं है तो वो इसेंशियल फुलफिल नहीं करेगा और एक वैलिड जो ऑफर है वो नहीं क्रिएट होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जैसा कि मैंने बात किया कि ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आपको प्रपोजल दे रहा है तो अगर वो बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे, इसीलिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सिग्निफाइज मीन्स दैट द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जो भी प्रपोजल आप दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उस तक वो बात वैसे ही पहुंचनी चाहिए टू अदर पार्टी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कंप्लीट टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेटेड। अब यहाँ देखिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब जिसको आप ऑफर देना चाहते हो उसके तक पूरी नॉलेज पहुंच गई हो, पूरी बात उसको कम्युनिकेट हो गई हो। तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, या आपका प्रपोजल जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ इलिस्ट्रेशन दिया है, क्या इलिस्ट्रेशन है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट द सर्टेन प्राइस, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। अब यहाँ देखिए ए कहता है लेटर के द्वारा प्रपोज करता है टू सेल अ हाउस, एक हाउस बेचने के लिए बी को, एट अ सर्टन, किसी सर्टन प्राइस पे। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, ये कम्युनिकेशन तब प्रपोजल का कंप्लीट होगा व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, जब बी के पास ये लेटर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या होगा, ऑफर जो है क्या होगा, वो कम्युनिकेशन पूरी तरह उसका कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब यहाँ पे एक कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड, ऑफर का कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक लीडिंग केस है, एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो है लीडिंग केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो 1913 का ये केस है। इस केस में क्या होता है कि एक जो है वो मास्टर रहता है, मालिक रहता है और उसका एक सर्वेंट रहता है। ठीक, तो मालिक जो होता है उसका भतीजा, उसका नेफ्यू क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है। तो वो अपने सर्वेंट से कहता है मालिक कि जाओ और तुम मेरे भतीजे को खोज के लाओ, और वो जो नौकर है वो निकल जाता है खोजने मालिक के भतीजे को। और फिर उसके बाद जब नौकर जो है चला जाता है खोजने उसके भतीजे को, तो मालिक जो है वो क्या करता है, 501 रुपए का या 500 रुपए का रिवॉर्ड रखता है कि कोई भी अगर अनाउंसमेंट कर देता है अपने गांव में या आसपास जगह पे कि कोई भी अगर मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा तो मैं उसे 500 रुपए जो है वो रिवॉर्ड के रूप में दूंगा, 501 रुपए। ठीक, तो इवेंचुअली क्या होता है, जो उसका नौकर होता है, मालिक का नौकर, वो ढूंढ करके ला देता है बच्चे को। तो फिर वो डिमांड करने लगता है नौकर की, मालिक मैं तो आपके बच्चे को ढूंढ के ला दिया और आप मुझे आप 501 रुपए दीजिए। तो यहाँ पे मालिक जो है वो डिनाई कर देता है। क्यों डिनाई कर देता है, कहता है कि मैं ये ऑफर तुमको कम्युनिकेट नहीं किया था, तुम्हारे से मैंने ये ऑफर डिस्कस नहीं किया था, मैंने तुम्हारे सामने ये प्रपोजल नहीं रखा था, तो तुम इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो फिर जो नौकर है वो केस करता है। तो
कोर्ट जो है वो हेल्ड करती है, ये अपना डिसीजन सुनाती है कि नहीं, आप तक ये यानी नौकर तक ये बात पहुंची ही नहीं थी, उस तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंची थी, या उसको कोई ऑफर ही नहीं दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, मालिक के द्वारा। इसीलिए जब ऑफर ही नहीं दिया गया तो उसको वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ कोई एग्रीमेंट, कोई कंसिडरेशन फॉर्म नहीं होगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा। तो यही लीडिंग केसेस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। आप इसको एक बार, मैंने तो समझा दिया ही आपको, एक बार आप इससे गो थ्रू हो लेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जनरल ऑफर। अब ऑफर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ऑफर टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफर, ठीक है। एक देख रहे होंगे आप जनरल ऑफर और एक देख रहे होंगे आप स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। तो जनरल ऑफर क्या है और स्पेसिफिक ऑफर क्या है। तो स्पेसिफिक ऑफर आप देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कोई चीज ऑफर की जा रही है। लेट सपोज ए ने बी को बोला कि तुम जो है वो मेरा घर क्या 10 लाख रुपए में लोगे, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। सिर्फ ए ने बी को ही ये ऑफर दिया है, सिर्फ बी ने ये ए को ही ऑफर, ए ने सिर्फ बी को ही ये ऑफर दिया है, बाकी और कोई भी किसी को ऑफर ये नहीं दिया गया है। किसके द्वारा, ए के द्वारा। बट अगर ऐसा हो, अगर ए जो है क्या करे, ए जो है ये अनाउंसमेंट करवा दे, ठीक है, अनाउंसमेंट करवा दे अगर ये ए कि कोई भी अगर मेरा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है, कोई भी एनीवन, तो मुझे इस नंबर पे कॉल करे, ठीक है, या मेरे पास आके अपनी क्या दे, असेंट दे, सहमति दे, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो ये क्या है, अनाउंसमेंट करवा दिया, पब्लिक एट लार्ज में उसने क्या करवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दिया। तो कोई भी इसको आ करके अपना एक्सेप्टेंस दे सकता है, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, अपना एक्सेप्टेंस इसको दे सकता है। कंटिन्यू करना था, ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब आप समझ में गए होंगे कि जनरल और स्पेसिफिक ऑफर क्या है। तो जनरल ऑफर के रिगार्डिंग जो है वो एक केस है, इंपॉर्टेंट केस, क्या है आगे देखते हैं। वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के केस, जो है 1893 का केस। इसमें क्या होता है कि एक लेडी रहती हैं जो एक दवा लेती हैं, और वो दवा किसके द्वारा होता है, कार्लिल ये कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के द्वारा, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के द्वारा एक क्या बनाया गया होता है, ड्रग बनाया गया होता है, एक दवाई या मेडिसिन बनाई होती है, जो ये दावा करती है कंपनी कि अगर कोई इसको लेता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो उसको जो है कोल्ड और इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एंडेमिक जो उस समय फैला था 1893 में, बोला गया कि एंडेमिक जो इन्फ्लुएंजा है वो इस दवा को हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खाने के बाद आपको नहीं होगा। लेकिन जो कार्लिल है, जो लेडी है, ठीक है, वो क्या करती हैं, सारे प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए वो दवा को कंज्यूम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इनको कोल्ड हो जाता है, ठीक। तो इसमें कोर्ट क्या हेल्ड करता है, कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ये जो ऑफर था कंपनी के द्वारा, ये जनरल ऑफर था। क्या था, जनरल ऑफर। और ये जो था ये पब्लिक एट लार्ज के लिए वैलिड था कि वो अपना एक्सेप्टेंस इस पे दे सके। तो यहाँ पे जो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी है, इसको क्या देना पड़ेगा, 100 पाउंड जो है वो उस लेडी को देना पड़ेगा। हालांकि सिंसियरिटी अपनी दिखाने के लिए कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ने 1000 पाउंड जो है ऑलरेडी एक अलायंस बैंक में जमा करवा दिया था, जिससे उसकी सिंसियरिटी दिखे, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो कंपनी है वो क्या देगी,
£100 जो है वो उस लेडी को देगी। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी केस लॉज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने लालवन शुक्ला गौरी दत्त का केस जो आपको बताया ऑफर से रिलेटेड, और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी जो जनरल ऑफर से रिलेटेड आपको केस बताया, ये बड़े लीडिंग केसेस हैं और ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्रॉस ऑफर के बारे में। ठीक है, क्रॉस ऑफर क्या है? व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? आइडेंटिकल ऑफर देते हैं। इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर्स आर क्रॉस ऑफर। अब मान लीजिए यहाँ पे ए एंड बी है, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ऑफर, कैसा ऑफर दे रहे हैं? आइडेंटिकल ऑफर। ए कह रहा है तुम अपनी कार, ए कह रहा है बी से तुम अपनी कार जो है वो मुझे 1 लाख रुपए में बेच दो। ठीक, बी कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी कार जो है वो 1 लाख में नहीं 1.5 लाख में बेचूंगा। तो ये क्या हो रहा है? दोनों अपना ऑफर दे रहे हैं, इसके ऑफर को ये क्रॉस कर रहा है कि नहीं 1 लाख नहीं 1.5 लाख में दूंगा। तो ये क्या है? क्रॉस ऑफर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सच ऑफर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर्स एंड सच देयर इज अ नो कंप्लीटेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब तक क्रॉस ऑफर होता रहेगा, ठीक है, अब ये कह रहा है 1 लाख, ये कह रहा है 1.5 लाख, फिर ये कहेगा 1,20,000, तो ये ऑफर जब तक दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होंगे तब तक ये क्रॉस ऑफर ही कहलाएंगे। और जो लास्ट में ऑफर होगा जिसपे ये दोनों क्या करेंगे? एग्री करेंगे, वो ऑफर जो है, वो कंसिडरेशन जो है वो सेट किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ टिन वर्सेस हॉफमैन का इससे रिलेटेड केस है जो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गया काउंटर ऑफर। अब यहाँ आ गया क्या? काउंटर ऑफर। ठीक, अ काउंटर ऑफर इज अ रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल ऑफर। इट इज अ न्यू ऑफर दैट रिजेक्ट द ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, अभी आपने क्रॉस ऑफर पढ़ा और काउंटर ऑफर भी आपको सिमिलर ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ जो है डिफरेंस है जो आपको आगे जो है डील किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए जो है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। अ काउंटर ऑफर इज अ रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल ऑफर. It is a new offer that rejects the original offer and proposes different terms. The counter offer gives the original offer 3 options. Either accept the counter offer or reject it or make another offer. अब यहाँ देखिए, A जो है B को बोलता है कि तुम मुझे अपनी कार 1 लाख में बेच दो। ठीक है, ये कहता है कि नहीं, ये क्या कर देता है? काउंटर कहता है कि नहीं, मैं अपनी कार नहीं बेचूंगा। ठीक है ना, तो बी के पास जो है वो 3 ऑप्शन है। क्या क्या 3 ऑप्शन है? आइए देखते हैं। बी के पास जो है वो 3 ऑप्शंस है इसको काउंटर करने के लिए। या तो ये काउंटर ऑफर करे, बोले नहीं 1 लाख में नहीं, मैं 1.5 लाख में बेचूंगा। दूसरा, रिजेक्ट कर दे पूरा कि नहीं जाओ, मैं बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, और तीसरा जो है अनदर ऑफर। ठीक है, कोई और किसी और तरह का वो ऑफर जो है अपनी तरफ से दे सकता है। तो ये हो गया काउंटर ऑफर का एक्सेप्टेंस। ठीक है, सॉरी, काउंटर ऑफर हो गया। और इसका एक्सेप्टेंस कब होगा? जब दोनों पार्टी जो है वो सेम ऑफर पे जो है राजी होंगे। ठीक है ना, तो उसका क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। अब यहाँ देखिए, डिफरेंस देख लीजिए आप, काउंटर ऑफर में और क्रॉस ऑफर में डिफरेंस देखिए। ठीक है, काउंटर ऑफर में ऑफरी को क्या मिल जाता था, या प्रोमिसी को क्या मिल जाता था? 3 ऑप्शंस मिल जाते थे। ठीक है ना, क्रॉस ऑफर में ऐसा कोई ऑप्शंस आपने नहीं देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर आर 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। ये अलग अलग हैं, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर एक नहीं है इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। व्हाइल अ क्रॉस ऑफर रिफर्स to a situation where 2 parties simultaneously make identical offer to each other. ठीक है ना, क्या करता है क्रॉस ऑफर में? एक दूसरे को एक ही समय में क्या करते हैं?
ऑफर देते हैं। जैसे आपके घर कोई फेरी वाला आता होगा या आप किसी दुकान पे जाते होंगे तो कोई मम्मी आपकी साड़ी लेती होंगी या कोई भी सामान आप लेते होंगे तो देखते होंगे कि दुकान वाला क्या बोलता है कि साड़ी 1000 की है, मम्मी क्या बोलती है कि नहीं हम तो इसका 500 देंगे, फिर वो बोलेगा उधर से नहीं नहीं इतना में नहीं हो पाएगा 800 में होगा, फिर मम्मी आपकी क्रॉस ऑफर करती है, ठीक है ना। और फाइनली जब एक दाम जो है वो डिसाइड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो कंसिडरेशन उस चीज का बन जाता है और दोनों पार्टी उसको क्या देती है, एक्सेप्टेंस दे देती है, ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ती हैं चीजें। लेकिन ये हो गया क्या, क्रॉस ऑफर, ठीक है ना। अब काउंटर ऑफर में क्या होता है, काउंटर ऑफर इज, हम लोग ने अभी तक जान लिया है कि क्रॉस ऑफर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे काउंटर ऑफर की। तो काउंटर ऑफर जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि काउंटर ऑफर is an offer is a response made by one party to an initial offer by the other party that changes the term of the original offer। तो यहाँ पे टर्म नहीं यूज हो रहा था आपका क्रॉस ऑफर में, लेकिन काउंटर ऑफर में आपका ओरिजिनल ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑफरी है या प्रोमिसी है जो चीजों को एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या है, 3 ऑप्शंस हैं। वो क्या है, पहला तो वो क्या करता है, उस ऑफर का काउंटर ऑफर कर दे, दूसरा या तो उसको रिजेक्ट कर दे, और तीसरा या तो मेक अनदर ऑफर, कोई अनदर ऑफर उसको दे दे ऑफरर को, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनविटेशन टू ऑफर। तो थियोरी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इलिस्ट्रेशंस को जानेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एट अ बुक स्टोर। सपोज कीजिए कि ये एक बुक स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है, कैटलॉग में लगी हुई है। जैसे जाते हैं आप बुक स्टोर पे तो दुकान में देखे होंगे कि बाहर ऐसी बुक्स कुछ लगाए रहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमको ऑफर दीजिए। कैसा ऑफर, जैसे हम बुक उठाए, यहाँ से बुक उठाया हम लोग ने, बोला कि भाई ये बुक आप कितने में दे रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ ऑफर करेंगे। वो आपको ऑफर नहीं कर रहा है, दुकान वाला आपको ऑफर नहीं कर रहा है, दुकान वाला सिर्फ आपको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आइए हमारी बुक्स को देखिए और हमें क्या कीजिए, ऑफर दीजिए। तो आप उससे पूछेंगे ये कितने में दोगे, तो वो उस ऑफर का क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा, बोलेगा हाँ ये इतने का है, 100 रुपए का, मैं इतने में दूंगा, ठीक है ना। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। रेलवे टाइम टेबल, ठीक है ना, ये भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। आप यहाँ ऑफर दोगे और सामने वाला क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये उसकी मर्जी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर। टेंडर जो होते हैं, जैसे आप लोग ने कभी कभी सुना होगा कि मुझे इस कंपनी का टेंडर मिल गया, या मुझे ये इस स्टॉक का जो है या माल का जो है टेंडर मिल गया है। तो ये सारी चीजें जो है ये किस में आती है, इनविटेशन टू ऑफर में आती है। जैसे टेंडर के लिए आप लोग ने कभी अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें टेंडर निकलते हैं कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है, या गवर्नमेंट के द्वारा भी टेंडर निकाला जाता है कि हमारे यहाँ एक हाईवे बनने वाला है या हमारे यहाँ कोई रोड बनने वाली है, उसके लिए कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो इस टेंडर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो टेंडर क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर, ये इनवाइट कर रहा है कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो क्या करे, आ करके हमें ऑफर दे। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो इनविटेशन टू ऑफर करवा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। लेट सपोज यहाँ गवर्नमेंट का ही लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हाईवे बनाने के लिए या रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या निकालती है, न्यूज़पेपर में टेंडर निकालती है, न्यूज़पेपर में जो है वो इनविटेशन टू ऑफर देती है टेंडर के फॉर्म में। और लोग क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी L&T हो गई और भी जो भी कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, वो क्या करती है, अपना आ करके ऑफर देती है कि भैया ये जो आपका टेंडर निकला था इसी के सिलसिले में हम आए हैं और ये मेरा ऑफर है, हम इसको आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। आई होप इनविटेशन टू ऑफर आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे इसका थियरी आप देख लेंगे। व्हेन अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस
proposes certain terms on which he willing to negotiate. He is said to be make invitation to offer. इसमें कह रहा है कि कोई भी पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल, अपनी फाइनल इच्छा को वो जाहिर नहीं करेगा, ठीक है ना, टेंडर निकालेगा, फाइनल इच्छा को वो जाहिर नहीं करेगा। प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स के साथ वो इन्विटेशन टू ऑफर या टेंडर के फॉर्म में कोई चीज निकालेगा, विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। ऐसा नहीं है बोल दिया कि जो मैंने टेंडर निकाला या इन्विटेशन टू ऑफर दिया वो फिक्स है, वो नेगोशिएशन करने के लिए उस पर रेडी होगा। ही इज सेट टू बी मेक इन्विटेशन टू ऑफर, तो वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति या वो कंपनी या वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्विटेशन टू ऑफर कर रही है। तो किस किस फॉर्म में इन्विटेशन टू ऑफर हमको देखने को मिलता है, अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एट द बुक स्टोर में, रेलवे टाइम टेबल में, एडवर्टीजमेंट फॉर टेंडर में, डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफ सेल और प्राइस और टैक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल विद प्राइस टैक्स, आप मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, तो मॉल जो है वो बहुत कपड़े का कैटलॉग लगाई रहती है या ज्वेलरीज का कैटलॉग लगाई रहती है, तो वो आपको इनवाइट कर रही है, इनविटेशन टू ऑफर दे रही है कि आइए आप हमको क्या करिए, ऑफर दीजिए और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर क्या होगा, वो चीज एग्रीमेंट के फॉर्म में अपना या कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और टेंडर्स। वही टेंडर्स के बारे में है। टेंडर इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि टेंडर जो है वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जो गवर्नमेंट वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेम यही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडर्स होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स के टेंडर, एक सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने किसी को डेफिनेट क्वांटिटी, वही टेंडर साइन करवा लिया हमने उन्हें कि हमें 100 कुंटल जो है वो रुई चाहिए, ठीक है ना, कॉटन बॉल्स चाहिए, तो ये डेफिनेट क्वांटिटी है। और हमारे पास जो है वो कपड़े की मिल है, ठीक है ना, हमारे यहाँ कपड़ा बनता है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमें समय पढ़ने पे जितनी जरूरत होगी, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 50 कुंटल, उतना कंटिन्यूइंग पीरियड के लिए आप क्या करते रहेंगे, मुझे सप्लाई करते रहेंगे, तो इसके लिए भी टेंडर होता है। तो याद रखिएगा, जो टेंडर है वो क्या है, एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि ये ऑफर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर, जो हमारा थर्ड लेक्चर था, ये यहीं खत्म होता है। और हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगेन, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं। आप कोई भी डाउट्स और क्वेरी जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो डाल सकते हैं। थैंक यू।